नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के एजुकेशन पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आपके साथ लेके आया हूँ इन पॉलिटी क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप तो जानती हैं एक क्लास बनाने में और नोट्स बनाने में, उन्हें प्रिंट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और आज की हम क्लास में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ये जो फंडामेंटल राइट के नोट्स हैं वो क्लास रहेगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन बनेंगे इससे ज़्यादा बाहर कोई नहीं जाएंगे। बेस्ट नोट्स के साथ क्लास शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में दिए हुए हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो वो है पार्ट 3। कौन है? पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, और ये आर्टिकल 12 से लेके 15 तक मौलिक अधिकारों के बारे में डील करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी साथ एक चीज़ और देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्रोत है यूएसए। यूएसए से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, और ये वाद योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य है, मतलब कि इनको कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है, इन पर वाद लाया जा सकता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और, ये बाध्यकारी भी हैं। बाध्यकारी मतलब इन्हें मानना जरूरी भी है, बाध्यकारी भी है, ठीक है। ये पॉइंट थे। और ये क्या है? राज्य सरकार, राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट किसको है? जनता को दिए गए अधिकार हैं। राज्य के विरुद्ध जनता को अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो पार्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डील करते हैं। कितना? 12 से 35। अब मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए, इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि व्यक्ति का मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करेंगे? कि व्यक्ति का मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल 20A, शिक्षा का अधिकार, जो क्या करता है? व्यक्ति का मानसिक और सामाजिक और नैतिक यही विकास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कितने दिए हुए हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7। लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन 1978 में, कब? 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि RTP, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना कह के एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसका नंबर 1 है समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो दिया गया है 14 से 18 के बीच में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि दिया हुआ है 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरोध अधिकार तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, 23 एंड 24 आर्टिकल डील करते हैं इन दोनों को। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 को डील करता है। उसके बाद 6 इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 से लेके 35 तक, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एक 7th वाला भी था, राइट RTP, राइट टू प्रॉपर्टी,
जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन CAN कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट RTP को राइट टू प्रॉपर्टी यानी मौलिक अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A में लाकर। किस में लाकर? आर्टिकल 300A में लाकर क्या बना दिया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। और आर्टिकल देखिए, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था वो उसको विधिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार को हटाने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि जो आर्टिकल 38 है यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश तत्व, तो उसमें क्या होता है कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जाती है, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो सरकारें पब्लिक वेलफेयर में कार्य करती हैं। किस में करती हैं? पब्लिक वेलफेयर में कार्य करती हैं। और यदि सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ज़मीन लेती है, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई ज़मीन तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी योजना लाती है, रोड बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पब्लिक वेलफेयर में कार्य करती हैं, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। और ज़मीन लेते समय यानी यदि सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़मीन लेती है तो पब्लिक विरोध नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकती कि हमारा राइट टू फंडामेंटल राइट है तो हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। लेकिन एक इसमें कॉमर्शियल पर्पस यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई ज़मीन लेते समय वहाँ के किसानों की 80% मंजूरी लेना आवश्यक है। कितना? 80% मंजूरी लेना आवश्यक है। समझ गए? तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा। जो संपत्ति का अधिकार था 44 संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उससे क्या हुआ? तो राइट टू प्रॉपर्टी को एक मौलिक अधिकार न बनाकर वैधिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 300A में रखा गया था। ठीक है, वही बात 80% की स्वीकृति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य की प्रभावशीलता। देखिए, अभी हमने बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं किसके विरुद्ध मिले हुए हैं? राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध मिले हुए हैं? राज्य के विरुद्ध। अब सबसे बड़ी बात होती है भाई, राज्य है क्या? राज्य क्या है? तो उसके आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है राज्य, स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इस राज्य में आता है संघ कार्यपालिका और संघ विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, और स्थानीय सरकार भी आती हैं, और आते हैं अन्य प्राधिकारी। अब ये सारी चीज़ें, ये चार चीज़ें तो क्लियर हैं, 4-5 चीज़ें क्लियर हैं। कौन सी? कि संघ कार्यपालिका क्या होती है, संघ विधायिका क्या होती है, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका क्या होती है, सब। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट भी क्लियर है। लेकिन जब बात आती है अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, तो वहाँ पर डिस्प्यूट होता है। अब उसमें अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आते हैं तो वो समझेंगे अभी। नोट, अन्य प्राधिकारी संविधान में परिभाषित नहीं है, सबसे बड़ी बात। फिर भी अन्य प्राधिकारियों से तात्पर्य वे सभी प्राधिकारी हैं। कौन? वे सभी जो ऐसी संविधान विधि अलग अलग करके लिखना चाहिए, एक साथ लिखा हुआ है, जो ऐसे संविधान विधि द्वारा शक्ति प्रदान की है, यानी ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पावर दी गई है। किसकी पावर दी गई है? कि वह नियम व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वह नियम व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य विद्युत बोर्ड, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, डाक, टेलीफोन आदि। तो ये ऐसे प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी आते हैं जो कि कोई विधि बना सकते हैं, कोई रूल बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। तो ये अन्य प्राधिकारियों में शामिल हैं। डाक, टीवी, रेडियो, टेलीफोन आदि। ठीक है, एक केस आया था AR अंतुले वर्सेस SR नायक, AIR 1988 में। AR अंतुले वर्सेस RS नायक, AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1988 का केस है। इस AR अंतुले वर्सेस RS नायक, AIR 1988 में। इसमें क्या हुआ था? इस बात में कहा गया, क्या कहा कि न्यायालय ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता जिससे मूल अधिकार का अतिक्रमण होता हो। अतः यह कहा जा सकता है कि न्यायालय भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ी बात, जो कोर्ट है वो भी क्या आता है? राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नोट, राज्य की परिभाषा केवल संविधान के भाग 3 व भाग 4 के लिए गई, स्पेशली बता दिए। ये मत समझ लेना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं। जो आर्टिकल 12 में जो राज्य की डेफिनेशन है वो किसके लिए? भाग 3 व भाग
4 के लिए दी गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या क्या आ सकते हैं, देखिए जो होता है, आगे बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसके फादर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जॉन मार्शल। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायालय, ये लिखा हुआ है, न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिक जांच करते हैं। तो भाई जुडिशियल रिव्यू में क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू में कुछ नहीं होता है, एक न्यायालय की शक्ति है जिसमें क्या होता है कि विधानमंडल द्वारा जो पारित विधियाँ होंगी उनकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जुडिशियल रिव्यू में ये होता है। ठीक है, न्यायालय किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकता है जो संविधान के उपबंधों से संगत है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका का कार्यपालिका की शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। ठीक है, तो न्याय जुडिशियल रिव्यू क्या है कि विधायिका का कार्यपालिका की शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने की एक शक्ति है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, जुडिशियल रिव्यू शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, किंतु ये संविधान के आर्टिकल 13, 32, 226, 245, 254, 258, 375 से रिलेट करता है। ठीक है, किस किस आर्टिकल से, 13, 32, 226, 245, 254, 258, 275। अब एक एक आर्टिकल को डील करते हैं। 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 13 कहता है न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, 32 में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार संबंधित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की, जिसमें सीधी सी रिट फाइल होती है। आर्टिकल 226 में क्या गया, हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। 245 सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों की सीमा की पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की है। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति आती है तो न्यायिक पुनर्विलोकन से उसका सॉल्यूशन होता है। अब आर्टिकल 258 के बारे में बात करते हैं। तो कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति 375 संविधान उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालय पदाधिकारियों अधिकारियों को कार्य करते रहना है। ठीक है, आर्टिकल 13, अब बात आते हैं, देखो इसमें आर्टिकल 12 में तो बात हो गई थी क्या कि राज्य क्या होंगे। राज्य में संघ कार्यपालिका, विधायिका, संघ विधायिका, स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकारी तो आएंगे और साथ साथ में अन्य प्राधिकारी वे सभी प्राधिकारी हैं जो कि संवैधानिक शक्ति द्वारा, संवैधानिक विधि द्वारा ऐसी कोई विधि या कानून बनाने का शक्ति रखते हैं, तो वो भी अन्य प्राधिकारी में आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, सेल हुआ, बैंक डाक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, न्यायालय भी स्वयं एक अन्य प्राधिकारी में आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13, मूल अधिकारों से संगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, मूल अधिकारों से असंगत, ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है, अल्पीकरण मैंने कम करती है, उनकी शक्तियों को रोकती है, बाधित करती है, तो अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, उनके बारे में क्या क्या सॉल्यूशन है या क्या क्या प्रोविज़न दिया हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो इसमें क्या गया, 13(1) में संविधान पूर्व यानी संविधान लागू से पूर्व विधियाँ, ऐसी कोई विधियाँ संविधान लागू होने से पूर्व, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो इस भाग के अंत से असंगत है। यानी कि संविधान के लागू होने से पूर्व ऐसी कोई विधियाँ चली आ रही हैं जो कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से क्या है, असंगत है, तो सारी विधियाँ क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है, 13(1). अब 13(2) में बात करते हैं संविधान पश्चात विधि। संविधान पश्चात विधि यानी कि अब संविधान तो बना दिया, संविधान के बाद में जो विधियाँ थीं उनके बारे में बात कर। संविधान पश्चात विधि, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा यानी पार्ट 3 प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, कम करती हो, या इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि और उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी ऐसी कोई विधि बना देता है जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट को
छीन लेती है या उन्हें कम कर देती है, तो वो सारी विधियाँ क्या होंगी, शून्य होंगी, या उस मात्रा तक शून्य होंगी जहाँ पर ये मौलिक अधिकारों को छीनती हैं या उन्हें कम करती हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं। 13(3) विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। विधि में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथाएं भी आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 13(4) की बात की है, जो कि 24वें संविधान संशोधन 1971 में आया था। इसमें क्या गया था, आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, यानी आर्टिकल 13 की बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। नोट, संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है। इन्होंने ये कह दिया संविधान विधि में शामिल नहीं है। अब इसी के बाद आया था अभित्याग का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या हुआ था, भारत में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकता, जबकि अमेरिका में मूल अधिकारों को त्यागने की व्यवस्था है। जैसे एग्जांपल आर्टिकल 21 है राइट टू लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जीने का अधिकार त्याग दिए तो उसका मरने का अधिकार मिल जाए, तो अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकते। ठीक है, एक केस आया था बहराम खुर्शीद वर्सेस मुंबई राज्य 1955 को। किसका केस है, बहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्य 1955। इसमें क्या हुआ था, किसी आपराधिक अभियोग से अभियुक्त के ऊपर यह नहीं छोड़ा जा सकता कि वो अपने अधिकारों को परित्याग करके अपने दोष सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर दे। सेल्फ इंक्रीमेंस का सिद्धांत लागू। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और आया था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सप्लेस, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। इसमें क्या हुआ था कि यह सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) पर आधारित है। एक केस आया था भिकाजी वर्सेस MP राज्य 1955 में। इसमें यह क्या गया था, इसमें कहा गया था कि आच्छादन के सिद्धांत में का प्रतिपादन किया गया था। संविधान के परिवर्तन के साथ ही संविधान पूर्व प्रवृत्तियाँ ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों से संगत है, या पहले बनी हुई या बाद बनी हुई, जो ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों से संगत है, मूल अधिकारों से संगति की सीमा तक शून्य होंगी। यह विधि प्रारंभ से शून्य नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित होने के कारण शून्य हो जाती है और मृत नहीं होती। यदि संशोधन द्वारा ऐसी विधियों को असंवैधानिक बनाने वाली असंगतता दूर कर दी जाए तो वह विधि पुनर्जीवित हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये इन शॉर्ट में क्या है। तो हो जाएगी, क्योंकि मूल अधिकारों की छाया समाप्त हो जाएगी, इसको आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। आच्छादन मतलब अच्छाइयों को निकाल लेना। अगर ऐसी कोई विधि है संविधान से, पूरे संविधान के पश्चात, जो कि मूल अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है या उन्हें शून्य बनाती है, तो वो विधि पूर्ण रूप से शून्य नहीं होगी। अगर वो सारी चीज़ें, वो कमियां अगर निकाल दी जाएं तो वो विधियां पुनर्जीवित हो जाएंगी। इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। सबसे बड़ी बात आती है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है या नहीं। तो भूमि सुधार अधिनियम पहला ही आया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। कब आया था, 1951 में। आर्टिकल 35 से भूमि सुधार और सामाजिक न्याय संबंधित है। आर्टिकल 31 भी भूमि सुधार के सभी कानून 9th अनुसूची में रख दिए जाएंगे। अब ये था कि 9th अनुसूची में रखने पर वो सभी कानूनों पर उन्हें कोर्ट में चुनौतियाँ नहीं दी जा सकती हैं। वो सभी लॉ जो विधियाँ बनेंगी उन्हें कोर्ट में चुनौतियाँ नहीं जाएंगी। संघीय प्रजा वर्ष भारत संघ 1951, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन असंभव है क्योंकि विधि का अर्थ संविधान संशोधन नहीं है, ये कहा गया था। तो हम बता रहे थे कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, इस बारे में बात की गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल आया था 1951 का फर्स्ट CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले हुआ था। इसमें बात की गई थी 35 से 31 भी। 35 से जो रिलेटेड है भूमि सुधार सामाजिक न्याय से। 31 में क्या कर दिया कि भूमि सुधार के सभी कानून 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे। और 9th अनुसूची 9th शेड्यूल की बात ये गई थी कि जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं संघीय प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 में का केस आया था, जिसमें क्या गया था कि मौलिक अधिकारों पर उत्पन्न परिवर्तन असंभव है क्योंकि ये विधिकार संविधान संशोधन नहीं है।
फिर उसके बाद आया था गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये 6-5 के रेशियो से डिसाइड हुआ था। 11 जजों की बेंच थी। इसमें क्या था, विधि का अर्थ संविधान संशोधन भी माना जाएगा, यानी 13(3) भी विधि शब्द के अंतर्गत सभी विधियां आती हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात आ गई क्लियर। फिर आया था केशवानंद भारती, बहुत ट्रेडिंग रहा, बहुत मस्त केस रहा था। तो उसमें क्या कहता है, 24वें संविधान संशोधन सीओ को वैध माना, संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, ये कह दिया। लेकिन सही को दोनों बातें कही है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती? मूल ढांचे में। यानी कि ऐसा मौलिक अधिकार में ऐसा परिवर्तन कर सकती है लेकिन ऐसा कोई अधिकार या ऐसा कोई परिवर्तन जो मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है, तो ऐसा परिवर्तन या ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा। अब बात आती है मूल ढांचा। मूल ढांचा क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया गया और ये कहा गया कि कोर्ट समय समय पर उस बेसिक स्ट्रक्चर में मूल ढांचे को स्वयं ही बताएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता बेसिक स्ट्रक्चर है, स्वतंत्र न्यायपालिका बेसिक स्ट्रक्चर है, स्वतंत्रता तथा समानता बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यायिक पुनर्लोकन भी बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा है, समानता भी मूल ढांचा है, अखंडता भी मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्ष भी मूल ढांचा है, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, गणराज्य इत्यादि सभी मूल ढांचे में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हुआ 42वां संविधान संशोधन सी 1976 में, 1976 में। इसमें आर्टिकल 368 है। 368 रिलेटेड है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये कहा गया था। आर्टिकल 368(5) संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन के मामले पर निर्बंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। अब मिनर्वा मिल का केस आया था। मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था। उन्होंने कहा था 368 और 362 असंवैधानिक है। भाई बात सीधे क्लियर कर दी कि ये इलीगली प्रोसेस है। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है, अर्थात वो अधिकार स्वयं कभी भी किसी भी विधि या बनाई जाती है तो उस पर संज्ञान ले सकता है। कोहेलो केस आया था 2007 में, काफ़ी लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या कहता है, 1973 के बाद 9 संशोधन कानून जोड़े गए हैं। वे कानून आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है तो न्यायालय इंटरफ्रेंस यानी उसमें इंटरफ्रेंस कर सकता है, उसको सुधार सकता है, उसमें जांच कर सकता है। ठीक है, कोहेलो केस में। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। मूल या मौलिक बात एक ही होती है। मूल अधिकार अत्यधिक विस्तृत हैं। वर्तमान समय में 6 मूल अधिकारों सहित इन अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी हैं। भैया मूल अधिकार तो दिए हैं लेकिन साथ साथ रीजनेबल रीजनेबल निर्बंधन भी दिए गए हैं। ठीक है, बंद किए गए। मूल अधिकार में निषेधात्मक सकारात्मक का मिश्रण है, दोनों ही हैं, निषेधात्मक और सकारात्मक। कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 17, 18, 23 और 24 नकारात्मक है, जबकि अन्य अधिकार व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करने का कारण सकारात्मक, जैसे 19, 25, 26, 29, 30। कुछ मूल अधिकार कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे अनुच्छेद 21। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, अन्य व्यक्तियों अथवा विदेशों को प्राप्त नहीं है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19। अच्छा, आगे बात करते हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, समता का अधिकार जो कि पहला मूल अधिकार है। मैंने बताया था 6 टोटल कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो उसमें से पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। किसका? राइट टू इक्वलिटी, समता, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच को डील करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारत राज्य के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। डिप्राइव्ड बोलते हैं इसे, वंचित नहीं करेगा। तो ये एक सकारात्मक अधिकार है और स्रोत लिया गया यूएसए का। किससे? यूएसए से। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? देखिए आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण देता है। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद के दौरान, किसके दौरान? अपने पद के दौरान जो भी कार्य करेंगे वे जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल
अपने पद के दौरान जो भी कार्य करेंगे जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। क्लियर हुआ। आगे बात बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति पर अपने पद पर रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। और कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकता। ये इसके अपवाद है। यानी समाज संरक्षण की बात तो की है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को आर्टिकल 361 के तहत क्या किया गया, संरक्षण भी दिया। लेकिन क्या एक पॉइंट देख लीजिए, सिविल प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब सख्ती से वंचित, देखो ऐसे ही इसी तरह से आर्टिकल 105 संसदीय विशेष अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 194 विधायकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अन्य अपवाद में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और न्यायाधीशों आदि को उन्मुक्ति दी गई है। केवल भारतीयों को नागरिकता में प्राप्त अधिकार हैं आर्टिकल 15, 16, 19 और 30, और गैर भारतीयों को 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28। आर्टिकल 14 क्या है, जो आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं टोटल। ठीक है, आर्टिकल 14 भारतीय और गैर भारतीय दोनों को प्राप्त है। प्राकृतिक को कृत्रिम, प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति, तो मतलब आर्टिफिशियल कोई बॉडी होती है। ठीक है, जैसे कंपनी वगैरह। विधि का शासन में बात करते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाता है। भाई ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अपराध में या किसी भी अपराध में शामिल नहीं है, किसमें, अपराध में शामिल नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो उन सभी को कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा। ना कोई किसी को कुछ विशेष छूट दी जाएंगी और ना ही किसी को विशेष तौर पर दंडित किया जाएगा। ठीक है, सभी को समान संरक्षण है। अच्छा, आगे बात करें विधि का शासन संविधान के मूल ढांचे में आते हैं। ठीक है, विधि का शासन क्या आता है, संविधान के मूल ढांचे में आता है। समान वर्गीकरण की बात करता है, ऐसा वर्गीकरण युक्ति युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया आर्टिकल 15। देखिए क्यों आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 15 में बात की है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार विभेद पर प्रतिषेध की बात की है। रोक लगा दी है किस किस आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से बाधित नहीं करेगा। ठीक है, ना तो किसी धर्म के बात से बेसिस पे, ना ही मूल वंश के बेसिस पे, ना ही लिंग और ना ही जन्म स्थान के बेसिस पे किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, होटल हुआ, दुकान हुए, सार्वजनिक भोजनालय हुआ, इन पर कोई प्रवेश पर बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 के बारे में बात की है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 में। पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य नीति, यानी कि कोई भी पूर्ण रूप से या पूरी तरह से आंशिक या छोटा सा भी शेयर राजनीति, यानी कि स्टेट से कोई आता है, पैसा आता है, पोषित है, या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कोई चीज़ है, जैसे कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें, सार्वजनिक समागम के स्थान, सड़कें और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निर्गुण शर्त के व्यस्त, ये थोड़ा नोट्स में गड़बड़ हो गया, ये देखिए, ये हटा दीजिए। इसमें सीधे सीधे क्या गया कि भैया कि कोई भी पूर्ण या आंशिक रूप से राजनीति से पोषित साधारण जनता के लिए समर्पित कोई भी वस्तु, जैसे कुआं, तालाब, स्थान, घाट, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान, समागम होता है मेल जोल के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता या दायित्व के अधीन रोक नहीं सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं अपवाद। लेकिन इसके अपवाद में देखिए बात की गई है कि भाई फिर से रोक नहीं करेगा, उसमें भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन भेदभाव होते हैं। लेकिन उपरोक्त 5 आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों में विभेद किया जा सकता है। कैसे, जैसे शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता के आधार पर। अभी देखा होगा कि जब भी आर्मी की वैकेंसी या पुलिस लाइन में आप वैकेंसी निकलती हैं, या पुलिस में, आर्मी में, अन्य में भी, तो हाइट को लेके, वेट को लेके, रनिंग को लेके,
तो ये का भेदभाव किया जाता है, मेल का अलग फीमेल का अलग, मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। आपने देखा होगा, देखिए आर्मी की वैकेंसी या पुलिस लाइन की, आप तो जानते ही हैं। तो इसमें क्या होता है, फीमेल के अलग कैटेगरी और मेल की अलग कैटेगरी होती है। तो ये शारीरिक क्षमता के आधार पर विभेद हुआ कि नहीं हुआ, बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभेद होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे किसी महिला, एग्जाम्पल के तौर पर किसी महिला के नर्स होने के लिए अधिक उपयुक्त माना, किसी महिला के नर्स होने के लिए अधिक उपयुक्त माना, ना कि पुरुष के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 15(3) की बात करते हैं। 15(3) में क्या होता है, राज्य स्त्रियों और बालिकाओं के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकता है। भैया राज्य में स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। अब बच्चों के लिए स्पेशल उपबंध बना दिया कि बच्चे के लिए आर्टिकल 21A बना दिया कि भाई राइट टू एजुकेशन, तो बच्चों के लिए तो बनाया। अब ये तो नहीं कह सकते भाई कि बच्चों के लिए स्पेशल उपबंध, सभी के लिए राइट टू एजुकेशन, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक सभी को निःशुल्क पढ़ाएं, ऐसा तो नहीं है। बच्चों के लिए यानी बालकों के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 28 बनाया। ऐसे ही राज्य स्त्रियों के लिए बना सकता है, जैसे कि मैटरनिटी लीव होती है, जो प्रसव जो महिला प्रेगनेंसी की अवस्था में जो उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी क्या किया है, एक वो बना दिया गया, ठीक है। तो शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, इन सभी के आधार पर भी विभेद किया जा सकता है। तो 15(3) में कहा गया है कि भाई बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध बना सकती है राज्य, ठीक है। अब 15(4) फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। इसमें जो केस था दोराई राजन केस था। इसमें क्या कहता था, मेडिकल कॉलेज में आरक्षण राज्य दोराई राजन के केस में बात की गई थी कि मेडिकल कॉलेज में आरक्षण राज्य के नागरिकों के किसी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया जाएगा। वर्गों को SC ST के विशेष उपबंध करने में निर्धारित कर सकती है। यानी कि इसमें क्या किया कि जाति के आधार पर भी वो भेदभाव किया गया, उसको आरक्षण दिया गया था विशेष वर्गों के, पिछड़े वर्गों के लिए, SC ST के लिए। 15(5) के बारे में कहते हैं, जो 1993 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में आया है। इसमें क्या गया था, सरकारी निजी शैक्षिक संस्थानों में SC ST OBC के लिए 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। 15(6) में बात करते हैं, 103वां संविधान लेटेस्ट हुआ 2019 जनवरी में। इसमें हुआ था EWS, क्या था, सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों में जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया जाएगा, वो भी EWS आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें रखा गया था, आधार था 8 लाख से कम इनकम। हो सकता है इसको और आगे और ज़्यादा बढ़ा दिया हो। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। 16 में क्या करता है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, उसमें अवसर की समता के बारे में बात करता है। 16(1) राज्य सेवाओं में नियुक्ति और रोजगार में नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करेगा। राज्य सेवाओं, नियुक्ति और रोजगार के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास, वंशक्रम के आधार भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। और 16(3) में राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। देखा होगा कि किसी स्टेट में, स्पेशली स्टेट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो अदर स्टेट के लोग जो फॉर्म डालते हैं तो उनके लिए एक रिजर्वेशन कोटा लगा दिया था कि भाई 5% में आप आएंगे, जनरल के 5% कोटे में आपका ही नंबर आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो राज्य निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण दिला सकता है, जाति के आधार पर, जाति का आधार पर आरक्षण दे सकता है यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तो उसके आधार पर, जाति के आधार पर भी उनका आरक्षण दिया जा सकता है। 16(4) में एक केस आया था, इंदिरा शाहनी वर्सेस भारत संघ। सारे जो मैंने केसेस डाले हैं ना, इसमें लीडिंग केस और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इसका नाम ही काफ़ी होता है। इंदिरा शाहनी वर्सेस भारत संघ 1992 में, तो उसमें क्या कहता था, OBC 27% को वैध माना था, ठीक है, माना आरक्षण का, जो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे SC 15%,
थोड़ा गलत हो गया, ये सारी चीज़ें। तो उसमें ओबीसी 70% को वैध माना आरक्षण, और ये भी कहा गया था कि जो आरक्षण होता है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी के केस में आया था भारत संघ, तो 1992 सिंपल सी कहा गया था 27% जो बीपी विश्व जो जो का है इंदिरा साहनी केस में कहा गया था 1992 में कि ओबीसी को जो 70% आरक्षण दिया गया था उसे वैध माना गया था। और साथ ही साथ कहा गया था कि भैया आरक्षण आप कितना भी दे लो लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आरक्षण 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखिए एससी को 15%, एसटी को 7.5, ओबीसी को 27%, टोटल मिला के 49.51% जो आरक्षण की बात करते हैं। तो ओबीसी में बात करते हैं, ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दी गई है। क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख, क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर अगर कोई भी ओबीसी 8 लाख से ऊपर है, यानी कि एक बार से 8 लाख से ऊपर है तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो क्रीमी लेयर के मतलब, समझ रहे हो ये चीज़ नहीं है, सॉरी, जैसे कि एक ओबीसी से आरक्षण लिया और उसकी कोई जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, अब उसकी जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है, अप्रॉक्स किससे 8 लाख से ऊपर से, तो क्रीमी लेयर में वो आते हैं। तो अब क्रीमी लेयर में जब ओबीसी वाले आगे तो उन्हें और आरक्षण आगे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आ रही थी क्रीमी लेयर की। और नॉन क्रीमी लेयर में होगा तो उसे आरक्षण दिया जाएगा उसे, लेकिन SC ST में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, लेकिन SC ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं गया था। आर्टिकल 16(4)A में 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1995, इसमें गया था SC ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और आर्टिकल 16(4)B इसमें 81वें संविधान संशोधन हुआ था 2000 में, इसे कैरी फॉरवर्ड रूल आ गया। अब एक कैरी फॉरवर्ड रूल को कहते हैं अग्रनयन के सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी 100 वैकेंसियाँ निकली, समझना, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल पे बताता हूँ। मान के चलिए 1000 वैकेंसी निकली, ठीक है, अब SC का रिजर्वेशन कितना है 15%, तो देखिए कितना बचा 150 वैकेंसी। ठीक है, तो अब 150 वैकेंसी में मात्र भरी गई 50, तो कितना बची इसमें 100 वैकेंसी में रिक्त रह गई। कितना रह गया 100 वैकेंसी इसमें कितनी रहेगी खाली। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम हुआ 100 वैकेंसी पहले चली, नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी केवल 200 या 200 या 300, मान लो 200। ठीक है, अब 200 में 15% फिर से SC का रिजर्वेशन, तो यानी कि 30 वैकेंसी ये हो गई, 15 30 और 100 वैकेंसी वो, तो 130। तो जो टोटल जो वैकेंसीज आई होंगी 200 वो और 100 पुरानी वैकेंसी, यानी कि टोटल वैकेंसी 300। 300 वैकेंसीज में बात करते हैं, 300 वैकेंसी में तो 130 वैकेंसी किसकी हुई SC वालों की। अब SC वालों की 130 वैकेंसी हुई तो इनका जो रिजर्वेशन कोटा जाएगा वो कितना % जाएगा, देखिए 3 चौक 12 और ज़्यादा सकता है बच्चों 43% समथिंग, कितना 43%। वैसे SC का रिजर्वेशन कितना मिला था 15%। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कैरी फॉरवर्ड लॉ जो लाया गया था उसमें क्या गया था, अगर कोई भी वैकेंसी किसी भी कैटेगरी से खाली रह जाती है तो वो आने वाली वैकेंसियों में जुड़ जाएंगी और वो उस पर 50% सीमा को फॉलो नहीं करता। अगर वो आरक्षण में वैकेंसी आरक्षण 50% से प्लस में जाता है तब भी उसमें सिर्फ वही विशेष कैटेगरी की वैकेंसियाँ ही भरी जाएंगी। अब इसको चुनौती दी गई थी नागराजन केस में 2006 में। इसमें क्या गया था SC ST पदोन्नति में आरक्षण को वैध माना था, चुनौती दी, लेकिन इसको नागराज के SC ST में पदोन्नति को क्या माना था उन्होंने वैध माना। ठीक है, अरे वैध माना, और साथ ही साथ कहा गया था क्या वैध माना था। ठीक है, अब आप आई होप आर्टिकल 16 जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अस्पष्टता का अंत, एबुलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सिविल राइट एक्ट लाया गया था इसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या हुआ था कि
अस्पृश्यता का अंत लाया गया किया गया था। इसको करने के लिए एक सिविल राइट एक्ट लाया था 1955 में। उसमें क्या गया था, पूजा के स्थानों, किसी दुकानों, भोजनालय, होटल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से अस्पृश्यता के आधार पर रोकता है। कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान, पूजा के स्थान, दुकानों, भोजनालय, होटल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से अस्पृश्यता के आधार पर रोक लगाता है तो उसे 1 या 2 वर्ष के कारावास से दंड दिया जा सकता है। देखिए, कहने को तो बोल दिया, कानून भी आ गया 1955 में, लेकिन आज भी हमारे देश की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। आप देखेंगे जाति व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरम पर है, बहुत अत्यधिक महत्व। आपको रोज़ाना नई नई न्यूज़ पढ़ने को मिली होंगी। अब एक अप्रैल में केस हुआ था, अप्रैल 2022 में राजस्थान का केस था। उसमें क्या हुआ था कि एक निचली जाति का ऐसी एक शादी में अपनी बारात घोड़े पे ले जा रहा था। तो सवर्ण जाति जो हाई कास्ट के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसका विरोध किया। एक ऐसी वाला अगर अपनी बारात जो है घोड़े पे बैठ के जा रहा है, तो इसी बात का विरोध घोड़े पर, ठीक है, इसी बात का विरोध किया गया। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या मानसिकता है। अगर कोई घोड़े पे बैठ के जा सकता है तो घोड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वही मानसिकता बना रखी है। तो ये सारे एक्ट लाभ बेशक दिए गए, लेकिन आज तक इनका कोई भी अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या गया था, सीधे सीधे रोक लगा दी गई थी। अच्छा, जो आर्टिकल 17 है ना, एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इतना ध्यान रखने वाली बात है। और साथ ही आया था, और उसमें 1 से 2 वर्ष की कारावास का दंड भी दिया जा सकता, सजा भी दी गई है। उसके बाद आया था SC/ST एक्ट 1889, सेम प्रोसीजर, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का करता है, वो कहता है कि उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जो जितनी उपाधियाँ थी उन सभी का अंत कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत के बारे में कहते हैं। लेकिन इसमें भी है क्या कि सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18(2), भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। सीधे क्लियर कर दिया। भारत नागरिक की बात कर रहे हैं अभी, जिस पर इंडियन सिटीजनशिप लागू होती है। अभी आगे देखिए आर्टिकल 13(3), कोई व्यक्ति जो अनागरिक है यानी कि सिटीजन नहीं है इंडिया का, राज्य किसी अधीन लाभ या विश्वास के पद पर या कोई सरकारी सर्विस में है या कोई विश्वास के पद पर है धारण किए हुए, तो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सीधे सीधे बोल दिया है। कोई भी है, चलो हमारे यहाँ सिटीजन नहीं है लेकिन हमारे यहाँ किसी लाभ के पद पर है या किसी भी विश्वास के पद पर है, तो वो किसी भी विदेश से कोई भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 18(4) के बारे में बात करते हैं। राज्य के लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अब एक केस आया था, इसमें बात करें केस में, देखिए ये 1 मिनट, हाँ ये यहाँ तक गया केस है, ये देख लिए केस आया था बालाजी वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या गया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण उपाधियों में नहीं आते हैं, ठीक है, तो इनको धारण कर सकते हैं। तो आज के लिए राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार 14 से 18 तक कंप्लीट हो चुका। हमने फंडामेंटल राइट के बारे में भी बताया, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप ऐड बता दूंगा, जिससे कि आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।